देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। पांचवें चरण में बीजेपी हर एक राज्य में फंस गई है। मोदी शाह गुजरात लॉबी 2019 के नतीजे के आसपास भी नहीं पहुंच सकते, इतना तो पांचवें चरण में तय हो गया है। जो रुझान आ रहे हैं चुनाव खत्म होने के बाद, उसमें इंडिया गठबंधन पांचवें चरण में क्लीन स्वीप कर गया। पांचवें चरण में दो बड़े राज्य यूपी और महाराष्ट्र की 14 और 13 सीटों पर चुनाव हुआ। चुनाव जो है महाराष्ट्र में खत्म हो गया, जिसमें बीजेपी सिर्फ 4 सीटों पर, जी हां, सिर्फ 4 सीटों पर श्योर शॉट क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। बाकी हर एक सीट, जी हां, ईच एंड एवरी सीट, हर एक सीट पर, यहां तक कि स्मृति ईरानी की सीट अमेठी और पीयूष गोयल की सीट मुंबई नॉर्थ में बीजेपी की सांसें अटकी हुई है। मोदी शाह को एक एक सीट का नुकसान तो इंडिया को एक एक सीट का फायदा। ऐसे में 4 जून के दिन क्या कुछ होने जा रहा है और ठीक कितनी सीटों पर पांचवें चरण में मोदी का रथ जो है थम चुका है, इस पर बड़ा खुलासा अशोक वानखेड़े जी आज के इस एपिसोड में करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए सीधा टाइगर का वानखेड़े का रुख करते हैं। वानखेड़े जी का स्वागत है सर देशनीति के मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। पांचवें चरण का मतदान आज खत्म हो गया है। 49 सीटों पर मतदान हुआ। इसमें हॉट सीट जो है वो रायबरेली और अमेठी है। रायबरेली में क्या राहुल गांधी क्लीन स्वीप कर गए? क्या राहुल गांधी की जीत जो है वहां पर पक्की हो गई? और अमेठी में किस तरह से स्मृति ईरानी की जो सीट है, वो सीट जो है अमेठी जो है फंसा हुआ नजर आ रहा है? आपके हिसाब से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की 14 और महाराष्ट्र की 13 सीटों पर ठीक कहां खड़ी है? अमेठी और रायबरेली यकीनन हॉट सीट है और दोनों जगह पे जो टर्नआउट हो रहा है, जो लोगों की भीड़ है, जो लाइन में लगे हुए हैं, वो तो ये बताते हैं कि स्मृति ईरानी का हारना तय है और राहुल गांधी को कोई हरा नहीं सकता। ये दोनों बातें तय है। खासकर एक वीडियो घूम रहा है, एक पत्रकार ने एक बीएसपी के बूथ पे, जो बीएसपी का जो बाहर टेबल लगता है, उस पे जो उसका जो कार्यकर्ता था, कैडर था बीएसपी का, ऑफिस बेरर था पार्टी का, उसको पूछा कि क्या लगता है? उनने कहा कि हमारा सारा वोट कांग्रेस को जा रहा है। तो उसने कहा कि अरे आप बीएसपी के ऑफिस बेरर है। उन्हें कहा क्या करें, बहन जी बार बार उम्मीदवार बदलती है तो ये तो समझ में नहीं आता है। और कोई भी पिछड़ा बीजेपी को जिताना नहीं चाहता, क्योंकि संविधान का सवाल है, बाबा साहब के संविधान का सवाल है। ये संविधान वाली बात पीछे चली गई। यदि पिछड़ा वर्ग, जो देखिए कांग्रेस ने 60 साल सत्ता में राज किया, ये बार बार कहा जाता है, क्यों किया? कांग्रेस ने कोई ईवीएम मशीन तो नहीं हैक किया था, तब कोई रिगिंग तो नहीं होती थी, या चुनाव आयोग पे ऐसे कोई अपने रबर स्टैम्प नहीं बिठाए थे। इसके बावजूद, क्योंकि कांग्रेस के पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक था और वोट बैंक था पिछड़ों का। लेकिन धीरे धीरे भाजपा, जो एकमात्र व्यापारियों की पार्टी, बनियों का जनसंघ माना जाता था कि बनियों की पार्टी है, अब ब्राह्मणों की पार्टी है, वो धीरे धीरे सोशल इंजीनियरिंग के तहत ओबीसी और बैकवर्ड में उन्होंने छेद कर दिया। और खासकर मंडल आयोग के बाद जो छोटी छोटी राजनीतिक दल बने, जो क्षेत्रीय दल बने, वो सभी क्षेत्रीय उन जातियों को रिप्रेजेंट करते थे, और खासकर बैकवर्ड और ओबीसी, अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज, तो उनका एक अपना वजूद बना। बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी भी उसी का प्रोडक्ट है, उसी के तहत बनी थी। ये पिछड़ों को बहुजन समाज। लेकिन वानखेड़े जी, अमेठी के लिए तो ये लग रहा था कि स्मृति ईरानी जीत तो दर्ज करेंगी, भले ही वोटें उनको, मतलब जो वोटिंग हुई है उसमें उनको 20-30 हजार वोटें तो मिल जाएंगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो चुनाव हारती हुई नजर आ रही है। हाँ, आज तो हारती हुई नजर आ रही है। लेकिन आदित्य जी, क्या है कि पिछले 3-4 चरणों में जिस हिसाब से चुनाव आयोग ने चुनाव खत्म होने के बाद का जो परसेंटेज है, और उसके बाद 15-15 दिन बाद जो परसेंटेज बढ़ा के दिया है, वो एक बहुत अनहोनी घटना की तरफ आदेश देता है। क्या चुनाव आयोग ही चुनाव रीक कर रहा है? ये सवाल है, और ये सवाल सर्वोच्च न्यायालय ने भी इसका संज्ञान लिया है, नोटिस इशू की है 24 मई को। शायद चुनाव आयोग को भी जवाब देना होगा। कुल मिलाकर ये जो स्थिति बनी हुई है, ये वर्तमान में ये जनता चुनाव लड़ रही है। देखिए,
और जनता किसके फेवर में है? जनता उसके लिए पागल हुई जा रही है जो जनता के वेदनाओं को शब्द दे रहे हैं, जनता की समस्याओं को सामने रख रहे हैं। आपको क्या लगता है कल जो फूलपुर में हुआ, जो अखिलेश और राहुल की रैली में वो भाषण तक नहीं दे पाए, इतना इतना हुजूम उमड़ा, इतना भीड़ थी कि मानो वो जो डस्ट उड़ी थी ऊपर, जो धूल उड़ी थी, उसका गुब्बारा दिखाई दे रहा था कि मानो ऐसा सैलाब जिसको कहते हुए आया। ये जनसैलाब कहाँ आया? उत्तर प्रदेश में आया, जहां सरकार किसकी है? एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। वहां क्या हो रहा है? विपक्ष को गाड़ियां नहीं मिल रही, अकाउंट सीज है, पैसे नहीं है चुनाव के लिए। इसका मतलब ये लोग स्वयंभू आ रहे हैं। उसके बाद प्रयागराज में जो भीड़ उमड़ी, वो भी भूतो न भविष्यति। ये लोग स्वयं आ रहे हैं। यदि 42-43 के डिग्री के टेम्परेचर में लोग आ रहे हैं तो वो सिर्फ अपनी सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए, अपना समर्थन दिखाने के लिए कि आप हमारी बात कर रहे हैं। क्योंकि भाजपा का क्या है? भाजपा पहले दिन से देखिए आप, जिना का ये मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र है, या आपका मंगलसूत्र मुसलमानों में दे दें, इसको दे देंगे, आप उसको कर दोगे। फिर ये रामलला जो लाए हैं वही करेंगे, ये सनातन धर्म के खिलाफ है, राम मंदिर के इसमें नहीं आए। पाकिस्तान में सेलिब्रेशन होगा, पाकिस्तान चाहता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। ये क्या नरेशन है? ये बार बार हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास क्यों हो रहा है? फिर हमको 400 मतदान देंगे तो हम पीओके पे। अब देखिए रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं देश के। मुझे मुझे कई बार अपने आप पे भी खौफ आता है कि कैसा मेरा रक्षा मंत्री है, इनका दिमाग कहाँ चलता है। देश का रक्षा मंत्री कहता है कि यदि लोकसभा में 400 लोग मुझे मिल गए, 400 से ज्यादा हमको आ गया, तो हम वो करेंगे, पीओके पे कब्जा कर लेंगे। मतलब 400 लोग मशीन गन के साथ जाएंगे, 270 277 छोटा आंकड़ा हो जाएगा। आर्मी को लड़ना होता है। जब देश ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध जीता, जब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, तब क्या 400 पार था क्या इंदिरा जी के पास? लेकिन एक विल पावर थी, और उस विल पावर के चलते ये सारा चीज होता है। तो आपका विल पावर चाहिए था, आपके पास विल पावर था, आपने 370 में एक डिलीट करवा दी धारा। उसी तारतम्य में आप हमला कर देते पाकिस्तान पे। आपको किसने रोका था? पीओके कब्जा कर लेते। लेकिन ये सिर्फ बोलने की बात है, ये नरेशन डेवलप करने की बात है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, इसलिए पाकिस्तान को लाके लाओ। जी, यूपी की बात करें तो यूपी की 14 सीटों पर चुनाव हुए। 2019 में 14 में से 13 सीटें बीजेपी जीती थी यहां से। तो इस बार कड़ा मुकाबला तो रहा ही, लेकिन कितनी सीटें इस बार कांग्रेस अलायंस जो है, जो इंडिया अलायंस है, अखिलेश और राहुल की जोड़ी जो है, मुझे लगता है बीजेपी की जो 13 सीटें, बीजेपी को कम से कम 5 सीटों का नुकसान है। 14 में से 5 सीटों का नुकसान, 5 सीटों का मतलब अयोध्या जैसी सीट भी मुझे तकलीफ में दिखाई देती बीजेपी की। क्योंकि अयोध्या में बहुत ही स्ट्रेटेजिकली अखिलेश यादव ने जनरल सीट से पिछड़े उम्मीदवार को उतारा है, क्योंकि वहां पासी मतदाता बहुत ज्यादा है। और ये जो लल्लन सिंह है, यही सबसे पहले बोले थे कि हमको 400 चाहिए, हमको संविधान बदलना है। तो संविधान और दलित वोट बैंक, इसका बहुत इमोशनल नाता है। संविधान उनके लिए गीता है, संविधान उनके लिए रामायण जैसा पवित्र ग्रंथ है, और बाबा साहेब आम्बेडकर उनके लिए भगवान। तो बाबा साहेब आम्बेडकर का संविधान बदल के क्या ये आरक्षण खत्म कर देंगे? यदि प्रधानमंत्री से लेके तमाम बड़े नेताओं को ये बार बार बोलना पड़ रहा है कि हम रिजर्वेशन खत्म नहीं करेंगे, ये बात कहां से आ गई? ये बात यहां से आ गई। लेकिन पिछड़ों को ये भी समझ में आ गया कि ये रिजर्वेशन खत्म भी नहीं करेंगे। चलो बोल देते हैं ये रिजर्वेशन नहीं खत्म करेंगे, लेकिन फिर रिजर्वेशन देंगे कहां आदित्य जी? यदि सारा सेक्टर ही प्राइवेटाइज्ड हो गया, कल रेलवे प्राइवेटाइज्ड हो गई, क्या आपने कभी प्राइवेट सेक्टर में रिक्रूटमेंट का विज्ञापन देखा है? वो तो प्लेसमेंट एजेंट की एजेंसी के थ्रू प्लेसमेंट करते हैं, वो कॉलेज से जाकर रिक्रूट करते हैं। क्या आपने रिक्रूटमेंट में शेड्यूल्ड ट्राइब कोई क्लॉज डालते हैं? तो आप रिजर्वेशन नहीं खत्म करेंगे। रिजर्वेशन का फायदा जहां मिलेगा वो जगह खत्म कर रहे हैं। महाराष्ट्र में 65,000 स्कूल
कारपोरेट सेक्टर को गोद दे दिए, पीपीपी मॉडल पे आप ही चलाओ स्कूल। अब जो स्कूल चलाएगा वो अपने हिसाब से टीचर रखेगा, वो जरूरी है कि फिर वो टीचर ऐसा रखेगा। महाराष्ट्र पुलिस का एक सेक्टर उन्होंने प्राइवेट वो आउटसोर्स कर दिया, और आउटसोर्स में जो सिक्योरिटी एजेंसी से लोग लिखेंगे उसमें लिखेंगे कि इतने शेड्यूल कास्ट चाहिए, इतने शेड्यूल टाइप चाहिए। तो ये लोग रिजर्वेशन को हाथ नहीं लगाएंगे, लेकिन रिजर्वेशन का फायदा जहां होगा वो जगह ही खत्म करते जा रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते, ये वापस वही पुराने जमाने में लेके जाना चाहता है भारत को, जहां मनुस्मृति जैसा समय था, दलित पिछड़वाड़े अगड़े ब्राह्मण और ठाकुर राज करेंगे, दलित उनकी सेवा करेंगे, ये गांव के बाहर रहेंगे, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं होगा, इनका काम मात्र सेवा करना है। जी वांकड़े जी, सीटों पर एक बार लौटती हूँ। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की 13 सीटों पर चुनाव हुआ, जहां पर हमने देखा इस बार पूरा का पूरा मुंबई जो है वहां पर वोटिंग हुई, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वोट करने आए। और कहीं पर क्या आपको लगा कि पिछली बार यहाँ पर 5वें चरण में सभी सीटें जो है एनडीए गठबंधन को गई थी, तो इस बार जो है 6 पार्टी एक साथ चुनाव लड़ रही है, आपस में एक दूसरे के सामने है। तो महाराष्ट्र में 5वें चरण का जो आंकलन है वो आप किस तरह से कर रहे हैं? मुझे लगता है यदि मैं एनडीए और यूपीए ऐसा दो धरूं, या इंडिया गठबंधन या एनडीए गठबंधन यदि मैं इसको करूं, तो पिछली 2019 में एनडीए गठबंधन के पास 13 की 13 सीटें थी। इस बार एनडीए गठबंधन को 11 सीटों का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। कितना? 11 13 में से 11 सीटें 5वें चरण नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इनकी 2 सीटें हैं जो थोड़ी सिक्योर लग रही है। एक है मुंबई नॉर्थ, जहां से पीयूष गोयल खड़े हैं, क्योंकि वहां गुजराती वोटर्स भी है, लेकिन एक खासियत यह है कि वहां मराठी वोटर भी उतना ही है। दूसरी बात, गोपाल शेट्टी ये बहुत पॉपुलर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनका टिकट काटा गया। जब महाराष्ट्र की चुनाव होने के पहले जब हम आकलन करते थे तो महाराष्ट्र में 2 सीटें बहुत सिक्योर दिखती थी, मुंबई नॉर्थ गोपाल शेट्टी और नागपुर गडकरी। बाकी सारी सीटें हो सकता है घमासान हो जाए, ये निकलने वाली सीटें थी। उसमें गोपाल शेट्टी का टिकट काटा, तो क्या गोपाल शेट्टी के समर्थक पीयूष गोयल के साथ खड़े हैं? क्या संघ इस बार बीजेपी के साथ खड़ा है? और यदि ऐसा नहीं हुआ और मराठी अस्मिता को लेकर वोटिंग हुआ, तो फिर मुंबई का हाल बहुत बुरा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने रोड शो किया, लेकिन वो भी घाटकोपर की तरफ किया, जहां गुजराती बहुल एरिया है। वो भी नॉन गुजराती एरिया में जाके डरने लगे, इसका मतलब विरोध कितना होगा आप देख लीजिए। इसलिए मुझे मुंबई में तो एक साथ सीट दे भी नहीं रही है बीजेपी की, ये तो अलग हो ही गए अगर बीजेपी और आरएसएस की बात की जाए तो। जैसे अमित शाह ने कह दिया, जेपी नड्डा ने कहा। नहीं, आपने पहली बार जो बोला वही सही था। जेपी नड्डा की इतनी ये नहीं है, आइपत नहीं है, यानी जेपी नड्डा इतनी ये नहीं करेंगे, जरूरत नहीं करेंगे कि वो संघ को ललकारे या संघ को बोले कि आपको जरूरत नहीं, हम सक्षम हो गए। ये बुलवाया गया उनसे। पर वर्तमान में सत्ता और संगठन दोनों की बागडोर अमित शाह जी के हाथ में है, तो ये अमित शाह ने बुलवाया। बात सही कही आप। सिर्फ शब्द अमित शाह के थे, जबान जो थी वो जेपी नड्डा की थी। वो इंडियन एक्सप्रेस में बाकायदा इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया गया, करवाया गया, और ये बोला गया। ये संघ को एक तरफ से आखिरी टाइम धमकी थी, क्योंकि संघ पहले चरण से बैकफुट पे था, क्योंकि संघ हमेशा कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास करता है, सामूहिक नेतृत्व की बात करता है। आपने कितने संघ चालक देखे होंगे, लेकिन आपने किसी भी संघ चालक को भगवान का रूप देते हुए नहीं देखा होगा। गुरु गोलवलकर भी है, रज्जू बाबू भी है, कई लोग रहे संघ चालक, लेकिन जिन्होंने संघ की स्थापना की बस उनका नाम लिया जाता है। बाकी संघ चालकों का लोग नाम भी नहीं लेते, क्योंकि सरसंघ चालक एक पदवी है। यहाँ लोग आते हैं, काम करते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं, दूसरे को अपॉइंट करते हैं। तो वर्तमान में मोहन भागवत कभी नहीं कहते कि मैं मोहन भागवत की संघ है, वो हमेशा संघ की बात करते हैं, मोहन भागवत की बात नहीं करते। संघ में जनप्रतिनिधि सभा है, वो तय करती है क्या करना है। तो ये कलेक्टिव लीडरशिप की बात होती है, सामूहिक नेतृत्व। लेकिन 2014 के बाद क्या हुआ? ये मोदी की सरकार होगी, मोदी की गारंटी होगी, भाजपा माने मोदी हो गए।
और यहीं से कहीं ना कहीं संघ अपने आप को विड्रॉ कर गया। और संघ मतलब का अगर इस विड्रॉल, चुनाव की बात की जाए तो इस चुनाव में मोदी शाह पर भरोसा जो है वो ना जनता कर पा रही है, ना उनके खुद के कार्यकर्ता कर पा रहे हैं, और ना ही संघ कर पा रही है, आरएसएस। ये जो कह रहे हैं मोदी की गारंटी, एक गड़बड़ कर गए। सरकार भाजपा की होती थी और गारंटी संघ लेता था कि भाजपा की सरकार अच्छा काम करेगी, इसकी गारंटी संघ लेता है। लेकिन मोदी जी खुद की गारंटी लेने लगे तो संघ विड्रॉ कर गया। आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से लाइफ इंश्योर करवाती है, अपना इंश्योरेंस पॉलिसी लेती है। अब खुद ही इंश्योरेंस कंपनी बन गई तो लाइफ इंश्योरेंस कहेगी फिर अपना खुद ही रिस्क उठाओ आप। तो संघ विड्रॉ हो गया पहले 3 चरण में। उसके बाद ये संघ से रिक्वेस्ट करने पहुंचे नागपुर, संघ मिला नहीं प्रधानमंत्री जी से, संघ का कोई कार्यकर्ता, उससे आहत होकर वापस आ गए। अब इन्होंने एक आखिरी 3 चरण बचे थे, उसके आखिरी एक बार इन्होंने बोल के रखा कि हम संघ को इनडायरेक्टली मैसेज देंगे कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं, ताकि फिर संघ कहीं डर के अन्य आ जाए कि चलो भाई ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब हम साथ देंगे। जब आप कुछ भी कहें संघ को कोई फर्क नहीं पड़ता। 65 साल तक कांग्रेस की सत्ता रही, जैसे कि मोदी जी कहते हैं, तो संघ बंद नहीं हुआ। संघ के एक बार बैंड जरूर हुआ, लेकिन संघ खुला, संघ अपना कार्य करता है। संघ को विभिन्न राज्यों में, अलग अलग राज्यों में कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार होती थी, सब व्यवस्था हो जाती है संघ की। संघ तो प्रोग्रेस कर ही रहा है, और संघ के प्रोग्रेस के चलते ही आप सत्ता में आए। एक चाय वाला आज यदि प्रधानमंत्री बनने का बोल रहा है, वो जो तथाकथित चाय बेच रहे थे, यदि वो बोल रहा है तो वो संघ की वजह से पॉसिबल हुआ। ये तो संघ के पास बहुत उम्मीदवार थे, जिसको भी बना देते। और वानखेड़े आज जी, उसी संघ को आप महाराष्ट्र की बात डिसोन करें तो करोगे। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के 48 सीटों पर चुनाव खत्म है, तो 48 सीटों में से आप क्या देख रहे हैं कि कितना बड़ा झटका महाराष्ट्र से बीजेपी को, गुजरात लॉबी को लगने वाला है? सबसे बड़ा झटका महाराष्ट्र में लगेगा। कितनी सीटें लगभग? महाराष्ट्र में 30 से 32 सीटों का नुकसान होगा एनडीए गठबंधन। और उतना ही फायदा फिर इंडिया को? उतना यकीनन। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज शायद ये कहा जा सकता है 5 चरण तो निकल चुका है, जिसमें अखिलेश यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और इधर उद्धव ठाकरे, ये कहीं ना कहीं इन 4 नेताओं पर जो है देश की निगाह है, और वहां उनके आगे नरेंद्र मोदी। शायद अभी युवा नेता की जरूरत है, बेरोजगारी के मुद्दे को अगर देखा जाए पूरे तो। देश की राजनीति अखिलेश, तेजस्वी, ममता बनर्जी, स्टैलिन, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, इनके इर्द गिर्द घूम रही है। शरद पवार ये आर्किटेक्ट है महाराष्ट्र के राजनीति के वर्तमान, यदि इंडिया गठबंधन भारी बहुमत में आता है तो शरद पवार आर्किटेक्ट है इसके। उद्धव ठाकरे उनके सेनापति, शरद पवार का पीछे भीष्म पितामह बन के ज्ञान देना, सारी रणनीति तय करना। महाराष्ट्र में एक अभूतपूर्व बदलाव जो दिखता है वो इनकी वजह से। वहीं शरद पवार जब आगे आएंगे, दिल्ली में आएंगे, और इंडिया गठबंधन यदि सरकार बनाने की स्थिति में है, तो फिर शरद पवार का एक मेजर रोल होगा सारे कुनबे को इकट्ठा करना और बिना झगड़े के इनको साथ में रखना। इसमें शरद पवार अपना भी फायदा करवा लेंगे, क्योंकि शरद पवार बिना फायदे का काम नहीं करते, वो भी बात है। लेकिन कल यदि 230 235 में बीजेपी अटक गई और बीजेपी में विद्रोह होकर यदि गडकरी जी का नाम सामने आया, तो फिर आपको शरद पवार नए रोल में दिखे। वो गडकरी को समर्थन दिलवाने में पूरा प्रयास करेंगे और व्यवस्था करेंगे कि गडकरी का एक नया एनडीए हो, जिसमें ममता भी साथ में होगी, पूरे महाराष्ट्र की 48 सीटें साथ में होगी, क्योंकि मराठी अस्मिता की बात है, उसमें चंद्रबाबू नायडू भी साथ में होंगे। यानी 4 जून को बहुत कुछ हो सकता है, उसी रात को तय होगा कि 4 जून को बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन फिर अदिति जी, आज मैं कह रहा हूं, ये सारा काम मैं एक निष्पक्ष चुनाव आयोग के चलते करता हूं। चुनाव आयोग ने बेशर्मी के सारी हद पार कर दी, और आज जो रिपोर्ट्स आ रही, शायद ही कोई उत्तर प्रदेश में कोई पोलिंग स्टेशन ऐसा नहीं जहां कंप्लेंट नहीं।
कोई पोलिंग स्टेशन ऐसा नहीं। क्या आने वाले 2 फेजेस में क्या चुनाव रक्तरंजित होने जा रहा है? क्या वायलेंस भी हो सकता है? क्योंकि सत्ता पक्ष बौखला गया है, अब उनके पास पागलपन सवार है, एन के एन प्रकरण सत्ता में बने रहना है और उसके लिए कुछ भी कर सकते, कुछ भी कर सकते में हम तो बस भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि वायलेंस ना हो, शांतिपूर्ण चुनाव समाप्त हो। लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय की तरफ ही लोग टिकटिकी लगा के देख रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने बता दिया कि वो भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ बन चुका है। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट 24 मई को क्या फैसला सुनाता है, डंडा चलाता है या नहीं चुनाव आयोग पर, उस पर सबकी निगाह होगी। बहुत बहुत शुक्रिया वानखेड़े जी, देश नीति के मंच पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।